हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। आरती प्रभाकर जी को यूएस के जो प्रेसिडेंट है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है, उनका साइंस एडवाइज़र के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया है। आरती प्रभाकर जी को, ये इंडिया से बिलोंग करते, इंडियन ओरिजिन की है, इनका बर्थ इंडिया में ही हुआ था। तो ये किसका जगह लेने जा रही है? इरिक लैंडर को जगह लेने जा रही है। डैट मीन्स इसके पहले आरती प्रभाकर के अपॉइंट होने से पहले इरिक लैंडर वहाँ के साइंस एडवाइज़र थे जो बाइडेन के। ये पहली महिला होंगी जो कि इस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट की एक साइंस एडवाइज़र बनने जा रही हैं। तो पहली फर्स्ट वुमेन ये होने जा रही हैं। बात करें तो ये बिल क्लिंटन जब वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, या फिर बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, उस समय ये भी क्या कर चुकी हैं, टॉप रोल्स इस फील्ड में काफ़ी टॉप रोल्स पे वो सेवा दे चुकी हैं, सर्व कर चुकी हैं। बात करें तो क्लिंटन, जो बिल क्लिंटन थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी की भी लीड कर चुकी थी, यानी उसका हेड रह चुकी हैं। तो काफ़ी जानी मानी साइंटिस्ट हैं जिनको यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का एक साइंस एडवाइज़र बना दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया है, 6 हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको अपॉइंट किया है, या फिर बोल सकते हैं एक तरह से ट्रांसफ़र या तबादला वगैरह किया गया है। देखते हैं, जस्टिस बिपिन संघी जो कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। रश्मिन एम छाया, इनको गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। सतीश चंद्र शर्मा, इनको दिल्ली हाई कोर्ट का बनाया गया है। जस्टिस अमजद ए सैयद, इनको हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। वैसे ही एस शिंदे को राजस्थान हाई कोर्ट का बनाया गया है, और उज्जवल भुयान को तेलंगाना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो ये हमारे पास 6 चीफ जस्टिस हैं, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है हमारा नितिन गडकरी जी ने क्या किया है, एक समिट हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिसका नाम क्या है, इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट, जो कि न्यू दिल्ली में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया। तो इसी समिट का नितिन गडकरी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। बात करें तो इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, कार्बन न्यूट्रलिटी बाई 2070, 2070 तक पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल हो जाए हमारा इन्वायरमेंट, और पूरी तरह से जो भी कार्बन एमिशन हो रहा है उसको पूरा हद तक कम किया जा सके। उन्होंने इकोलॉजी और इन्वायरमेंट और उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको कैसे बैलेंस किया जाए, बैलेंस को कैसे मेंटेन रखा जाए, इस चीज़ पे ज़्यादा बातचीत करी गई। और हमारे जो सरकार है प्रायोरिटी किसको दे रही है, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शंस को, और बायोमास की जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे इंक्रीज किया जा सके ताकि हमारा पॉल्यूशन बहुत कम हो सके। इस चीज़ को लेकर के हमारी सरकार उस पर प्रायोरिटी दे रही है। बताया जा रहा है कि बायोमास का यूज करके हमारा जो राष्ट्र नेशन है बायो इथेनॉल का निर्माण कर सकता है, बायो एलएनजी बना सकता है, और बायो सीएनजी बना सकता है। तो बेसिक हमारा ये है इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 का, कि कार्बन न्यूट्रलिटी को मेंटेन अप, कार्बन न्यूट्रल जितना हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करने का यही एक तरह से एजेंडा है। नेक्स्ट है हमारा इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसने क्या किया है, एक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, एक्सक्लूसिव एक तरह से बोल सकते हैं बच्चों के लिए, जो किड्स हैं उनके लिए यहाँ पे इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा एक सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है, इंजोई, ENJOY, इसको लॉन्च किया गया है। एम क्या रखा गया है कि जो भी यंग किड्स हैं, जो भी बच्चे हैं, उनमें भी एक तरह से इनकरेज किया जाए ताकि वो क्या कर सके, सेविंग का हैबिट बना सके। कम एज से ही अगर सेविंग का हैबिट बनाएंगे तो काफ़ी एक बेनिफिट होता है अपकमिंग फ्यूचर्स में। तो इसका मेन एम यही रखा गया है। इसको 19 जून के दिन लॉन्च किया जाएगा, इस अकाउंट को 19 जून के दिन लॉन्च किया जाएगा। एक 19 जून को, डेट मीन्स कल ही एक फादर्स डे भी है, उसी के उपलक्ष्य में कोइंसिडेंस होगा, कॉन्साइड करेगा ये, और उसी दिन यानी कल ही इसको लॉन्च किया जाएगा। इंजॉय क्या करेगा, इसमें 0 साल से लेकर एक तरह से बोल सकते हैं 0 से 18 ईयर्स के जो भी बच्चे होंगे वो अपना सेविंग अकाउंट ओपन करा सकेंगे अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में ये अपना सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और ये जो बैंक क्या करेगा, 7% का इंटरेस्ट भी देगा सेविंग बैलेंस पे। अगर वो अमाउंट 5 लाख से 2 करोड़ के बीच में हो जाता है तो 7% का इंटरेस्ट देगा सेविंग बैलेंस पे। तो ये नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इंजॉय, ENJOY, जिसको इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा खास करके बच्चों के लिए सेविंग अकाउंट लॉन्च करने जा रहा है, वो भी कल, डेट मीन्स फादर्स डे के दिन, जून 19 को। नेक्स्ट है, RBI ने अपॉइंट क्या किया है,
आनंद महिंद्रा और वेणु श्रीनिवासन को आरबीआई बोर्ड के रूप में इन्होंने अपॉइंट किया है। एक तरह से बोला जाए तो नॉन ऑफिशियल ये डायरेक्टर्स होंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। जो सेंट्रल बोर्ड है आरबीआई का, उसके पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल ये डायरेक्टर इन लोगों को नियुक्त किया गया है, एक तरह से अपॉइंट किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट भी किया गया है किसको, आनंद गोपाल महिंद्रा जो कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, वेणु श्रीनिवासन जो टीवीएस मोटर के चेयरमैन हैं, पंकज रामनाभाई पटेल ये जाइडस के हैं चेयरमैन, रविंद्र ढोलकिया ये आईआईएम अहमदाबाद के एक्स फैकल्टी मेंबर हैं। तो इन लोगों को एक तरह से अपॉइंट किया गया है और यहाँ पे बेसिकली आनंद महिंद्रा और वेणु श्रीनिवासन को यहाँ पे नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स के तौर पे बनाया गया है। और इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है पीरियड ये 4 साल के लिए होगा, जो कि 14 जून से ये लोग अपना कार्यभार एक तरह से उसमें ऐड हो गए हैं। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है पता ही है, शक्तिकांत दास जी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये पार्ट टाइम है और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर बनाया गया है, गैर आधिकारिक जिसको बोलते हैं डायरेक्टर आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के। नेक्स्ट हमारा जोमेटो ने पार्टनरशिप किया है किसके साथ, जियो बीपी के साथ, ताकि वो क्या कर सकते हैं ईवी को एडॉप्टेशन में काफ़ी एक्सेलरेट कर सके, काफ़ी फास्ट करे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का एक तरह से अपनाने में काफ़ी उसमें तेज़ी ला सके। तो जोमेटो का एक तरह से बोल सकते हैं एक कमिटमेंट चल रहा है क्लाइमेट को लेकर के कि वो 2030 तक जो भी अपना जोमेटो वाले होते हैं, जोमेटो के जो फूड डिलीवर्ड करा जाता है, तो उसके जो डिलीवरी मैन होते हैं जो बाइक का इस्तेमाल करते हैं या फिर जो भी व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, उनका टारगेट है कि 2030 तक ये क्या हो सके 100% व्हीकल को क्या कर देना है, 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल बना देना है, डीजल पेट्रोल वाला यूज नहीं करना है। तो जोमेटो का ये प्लान है 2030 तक उसके जितने सारे उस कंपनी में जितने सारे व्हीकल यूज होते हैं सब इलेक्ट्रिक हो जाए। तो इसी को लेकर के यहाँ पे जोमेटो ने जियो बीपी के साथ एक तरह से टाई अप किया हुआ है। इससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक तरह से बोला जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ये लोग मूव करेगा और इलेक्ट्रिक जो ईवी मोबिलिटी सर्विस है ये लोग वहाँ से ज्वाइन करेगा, जियो बीपी इनको प्रोवाइड करेगा। और जियो बीपी प्लस का एक बोल सकते हैं बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है, इसमें इनको काफ़ी मदद मिलेगा बैटरी को स्वैप करने में और काफ़ी हर जगह यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे किया गया है। तो जियो बीपी क्या है, एक फ्यूल एंड मोबिलिटी ज्वाइंट वेंचर है रिलायंस इंडस्ट्री और बीपी के बीच में। तो बेसिकली यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जोमेटो ने जियो बीपी के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि वो अपने जोमेटो में जो भी व्हीकल यूज किया जा रहा है जो भी उसको 2030 तक एक 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाया जाए। तो इसमें इसको काफ़ी हेल्प मिलने जा रहा है। तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है इन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है जिनका नाम क्या है, इन्नम इजहुथुम, इस तरह का कुछ यहाँ पे स्कीम है जो कि क्या करेगा टू फिल लर्निंग गैप। अब यहाँ पे समझते हैं क्या है ये इन्नम, ये जो स्कीम है ये क्या करेगा, जो कोविड-19 के दौरान जो बच्चे का स्कूल बंद हो गया था, फिर उनकी पढ़ाई बाधित हो गई थी, गैप आ गया था, उसी गैप को फिल करने के लिए, उसको ब्रिज करने के लिए यहाँ पे एक स्कीम लाया गया है जो कि 8 साल के अंदर के जो बच्चे 8 साल के जो कम एज के जो बच्चे हों उनके लिए खास करके ये बनाया गया है। इसका मेन मकसद ये है कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी है और न्यूमरेसी 2025 तक इंश्योर किया जाए, सुनिश्चित किया जाए कि सबको ये जो एक आधारभूत लिटरेसी है 2025 तक मिल रहा है या नहीं। इस प्रोग्राम के तहत सरकार क्या करेगी, वर्कबुक्स प्रोवाइड करेगी, क्लास 1 से लेकर के क्लास 3 तक के बच्चों को वर्कबुक प्रोवाइड कराया जाएगा और उसमें जो भी एक तरह से बेसिक से जो उनका गैप रह गया है तो उनमें उसको फुलफिल कराने की कोशिश करी जाएगी। इसके साथ साथ वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन जी हैं उन्होंने लड़कियों के लिए जो गर्ल कैंडिडेट्स हैं, गर्ल स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशंस कर रही हैं, परस्यूइंग कर रही हैं, उनको 1000 का इंसेंटिव भी देने की यहाँ पे घोषणा करी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट नेम होगा इस स्कीम का नाम इन्नम इजहुथम, यहाँ पे इस स्कीम का नाम है जो कि एक लर्निंग कोविड-19 के टाइम जो एक गैप हो गया था, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई थी, उसको पूरा करने का एक स्कीम है। नेक्स्ट हमारा है लॉस एंजलिस, टोरंटो और मैक्सिको सिटी। डेट मीन्स ये जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो होने जा रहा है वो इस बार देखा जाए तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये 3 कंट्री मिला करके इसको होस्ट करने जा रहा है, ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। लॉस एंजलिस जो कि आपका कहाँ आता है, अमेरिका में आता है, टोरंटो जो कि कनाडा में है और मैक्सिको सिटी तो मैक्सिको की राजधानी है ही। तो बेसिकली फीफा जो वर्ल्ड कप 2026 का 3 सिटी होस्ट करने जा रही हैं और टोटल सिटी की बात करें तो टोटल सिटी 16 हो जाएगी।
यहाँ पे यूएस में ही, अमेरिका में ही इतने सारे। तो अगर टोटल सिटी की बात करें तो 16 सिटी, 16 सिटी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने जा रही है। यूएसए में ही इतने सारे सेटल हो गया, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, कैंसास हो गया और डलास, ये सब सिटी के नाम है जहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाने वाले हैं। कनाडा में 2 जगह हैं और मैक्सिको में यहाँ पे भी 3 जगह यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो टोटल सिटी की बात करें तो 16 सिटी में ऑर्गेनाइज होगा। कंट्री की बात करें तो टोटल 3 कंट्री के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कौन कौन? यूनाइटेड स्टेट्स, डेट मीन्स अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के द्वारा ऑर्गेनाइज होगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 का। नेक्स्ट हमारा कॉर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट एक आया है 2022 का, इसमें स्विट्जरलैंड टॉप किया है। कॉर्सेरा क्या होता है? एक तरह से बोल सकते हैं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप वेबसाइट के थ्रू, ऑनलाइन थ्रू बहुत सारी आप कोर्सेज अवेल कर सकते हैं, कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं। एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, पेड भी होता है, कुछ फ्री भी होता है। तो इसमें क्या होता है, आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसके अलावा एक तरह से स्किल डेवलप करने का कुछ कोर्सेज होता है, स्किल प्रोफिशिएंसी को बढ़ाने का टेस्ट होता है। तो ये इनका कुछ रिपोर्ट आया है जिसमें बताया गया कि स्विट्जरलैंड टॉप किया हुआ है। इंडिया की बात करें तो ये 4 प्लेस नीचे खिसक करके ये 68 पोजीशन पे आ गया है। पूरा ग्लोबली की बात करें 68 नंबर पे आ गया है। अगर एशियन कंट्री में केवल बात करी जाए तो इंडिया का पोजीशन 19 नंबर पे, 19th पोजीशन पे है। और इंडिया में अगर स्टेट की बात करी जाए तो जो वेस्ट बंगाल है उसने क्या किया है, इंडिया में सबसे टॉप पे किया है। यहाँ के लोग इस कोर्स के जरिए काफ़ी जुड़े हुए हैं और इस स्किल प्रोफिशिएंसी का एक तरह से ज़्यादा वहाँ पे लोग इनरोल किए हुए हैं। सेकंड कंट्री कौन है? स्विट्जरलैंड है। और इसके बाद डेनमार्क है, इंडोनेशिया और बेल्जियम है। तो बस हमको ये स्विट्जरलैंड याद करना है और स्विट्जरलैंड टॉप किया हुआ है, एक तरह से दूसरी बार टॉप किया, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में स्विट्जरलैंड टॉप किया है। दूसरे नंबर पे डेनमार्क है और थर्ड पे इंडोनेशिया है। तो इंडिया कितने नंबर पे है? ग्लोबली बात करें तो 68 नंबर पे है और एशिया में बात करें तो 19 नंबर पे है। किस स्किल रिपोर्ट में? कॉर्सेरा एक ग्लोबल स्किल रिपोर्ट है, इसी में। नेक्स्ट है हमारा कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस ने अपना नाम चेंज कर दिया है और रीब्रांड, इसको नाम चेंज करके क्या रख दिया है ये, डैट मीन्स कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। डैट मीन्स OBC ये वाला जो पार्ट है, डैट मीन्स ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स होता है, इसको उन्होंने हटा करके और एक नया नाम ये ऐड कर दिया है, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। रीजन क्या है यहाँ पे कि जो OBC को किसने टेक ओवर कर लिया है? पंजाब नेशनल बैंक ने इसको टेक ओवर कर लिया है, इसमें मर्जर हो गया था। तो ड्यू टू दिस रीजन इन्होंने अपना रीब्रांडिंग की है और इनका नाम चेंज करके OBC जो पार्ट था इसमें, इनके नेम में इसको हटा दिया है। तो बस बेसिक न्यूज़ यहीं पे है। नेक्स्ट हमारा इजराइल की जो सरकार है, हरियाणा गवर्नमेंट के साथ एक साइन की है, एक MOU साइन की है, किसको लेकर के? वाटर कोऑपरेशन को लेकर के। तो एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन हुआ है, किसके द्वारा? वहाँ की जो एम्बेसडर है इनायत सहलीन, जो कि वहाँ की इजराइल एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन की हेड है। तो और इनके और जो हरियाणा सरकार की जो गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में वाटर रिसोर्स और डेवलपमेंट इरिगेशंस को लेकर के यहाँ पे एक तरह से साइन हुआ है पैक्ट। अगर बात करें तो हमारी जो कंट्री है इंडिया और इजराइल, इसके बीच 30 साल का एक फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन को भी सेलिब्रेट करा जा रहा है। तो बेसिकली इजराइल और हरियाणा गवर्नमेंट के बीच एक पैक्ट साइन हुआ है एक तरह से वाटर कोऑपरेशन को लेकर के। नेक्स्ट हमारा इंडिया ने क्या किया है, एक मिसाइल को सक्सेसफुली लॉन्च किया, परीक्षण किया है, जिसका शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम क्या है? पृथ्वी 2। चांदीपुर, जो कि चांदीपुर रेंज से, जो कि उड़ीसा में आता है, वहीं से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल होगा, रेंज क्या होगा? 250 किलोमीटर होगा। इसमें जो पावर्ड किसके द्वारा किया जाएगा? लिक्विड प्रोपल्सन ट्विंग यहाँ पे इंजन है, इसके द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। और हाल ही में हम लोग ये भी पढ़े थे कि अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल उड़ीसा से ही इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंट्रियंस हेल्ड इन इजिप्ट। ये जो 8वां ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ है यंग पार्लियामेंट्रियन का, कहाँ पे हुआ है? इजिप्ट में हुआ है। किस चीज़ को लेकर के? हमारे जो क्लाइमेट चेंज है उसको एड्रेस करने के लिए, उसका समाधान ढूंढने के लिए यहाँ पे किया गया है। ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ और किसके द्वारा बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया? IPU, डेट मीन्स इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। नागालैंड की एक पहली महिला है जो कि इलेक्ट हुई है पार्लियामेंट, राज्यसभा में, जिनका नाम क्या है? एस फंगोन कोयांग। इन्हीं के द्वारा इंडिया के तरफ से इस कॉन्फ्रेंस में एक तरह से रिप्रेजेंट, इंडिया की तरफ से यही रिप्रेजेंट कर रही थी, जिनका नाम क्या है? एस फेंगोंग। ये पहली नागालैंड की पहली महिला है जो कि राज्यसभा में इलेक्ट हुई है।
अगर बात करें तो IPU डेट मीन्स इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ मिलता है, जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट बात करें एक रेनॉन्ड क्रिटिक और लिंग्विस्टिक प्रोफेसर जिनका नाम क्या है, गोपी चंद नारंग। इनका हाल ही में देहांत हो गया है, 91 ईयर्स के एज में इनका देहांत हो गया है। ये पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है 2004 में। साहित्य अकादमी अवार्ड्स 1995 में इनको मिल चुका है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया के भी प्रोफेसर रह चुके हैं। और तो यही काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि ये इनका निधन हो गया है। नेम याद रखना, गोपी चंद नारंग। That's all for today.